नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज से बजट सत्र के पहले चरण का जो दूसरा हफ्ता है उसकी शुरुआत हो रही है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज हैं जो लिस्टेड हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है, प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है, इस पर भी करेंगे बात। एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू, जो हमें राज्यसभा से संबंधित अपडेट देंगे और लोकसभा से जुड़ी हर जानकारी हम तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लोकसभा से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रांझी जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुनील कुमार मंडल स्टूडियो में मौजूद हैं। मंडल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा से बीजेडी सांसद सुजीत कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुजीत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया संसद में आज भी जुड़ने के लिए। आज के एजेंडे को लेकर तीनों मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही संजय जी से भी उस पर राय जानेंगे। उससे पहले देखते हैं संसद में आज की सुर्खियां। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना लिस्टेड। संसद में आज दोनों सदनों में सभा पटल पर रखे जाएंगे कई अहम पत्र। राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आज के एजेंडे पर डालेंगे नजर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सदन में शुक्रवार के दिन क्या कुछ खास रहा, आइए रिकैप के जरिए एक नजर डालते हैं। शुक्रवार को बजट सत्र का चौथा कार्य दिवस था, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के चलते दोनों ही सदनों में कामकाज नहीं हो पाया, नहीं चल पाए दोनों सदन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। सदन में मात्र एक प्रश्न का जवाब मौखिक तौर पर दिया जा सका, बाकी तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। वहीं राज्यसभा में भी गतिरोध के चलते गैर सरकारी सदस्यों का जो कार्य दिवस था वो नहीं चल पाया। सभापति ने सदन शुरू होने पर सांसद प्रेमचंद गुप्ता और नरेश बंसल को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई भी दी। बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना आज लिस्टेड है। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान तमाम अहम प्रश्न हैं जो आज लिस्टेड हैं, पूछे जाने हैं। मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना लिस्टेड है। कई अहम पत्र सभा पटल पर आज रखे जाने हैं और नियम 377 के अधीन लोकहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी इस समय संसद भवन परिसर से जुड़े हुए, उनसे हम अपडेट लेंगे। पवन, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? शुक्रवार को हमने देखा पूरा जो कार्य दिवस रहा वो गतिरोध की भेंट चढ़ गया। आज भी कुछ बैठक होनी थी, क्या अपडेट जगह जगह से मिल रहे हैं, पहले बताइए आप। प्रीति, उम्मीद पे सारी दुनिया टिकी है और उम्मीद ये है कि आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी और सभी राजनीतिक दल भी ये चाहते हैं कि ये चर्चा शुरू हो, पर व्यवधान है विपक्ष की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि जो अडानी ग्रुप वाला मामला है उसको लेकर और जो निवेशक हैं जिन्होंने एसबीआई में लगाया है, चाहे एलआईसी में सारी चीज़ें हैं, या जो कर्ज दिया गया है अडानी ग्रुप को, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से मांग है कि जेपीसी की मांग है, उनकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दिया है और इस पूरे मामले की जांच हो जाए। सरकार की तरफ से भी तैयारी है। सरकार कह रही है कि कोई भी चाहे स्टेक होल्डर जितने भी इसमें, चाहे आरबीआई है, चाहे एसबीआई, चाहे एलआईसी, ये सब की तरफ से बयान आ गया कि निवेशकों का जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं नहीं जा रहा। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और जो अगर कोई गलती है तो वो उसको सामने आएगी वो बात में। आरबीआई ने उसके लिए सभी बैंकों से कह भी दिया है।
तो इस दृष्टि से साथ में जो गौतम अडानी है वो भी सामने आगे, उन्होंने भी कहा एफपीओ रद्द कर दिया उन्होंने। तो सारी चीजें हो चुकी है इस विषय में, आगे क्या होता है वो आज हमारे को दिखाई देगा। पर जहां तक सबसे बड़ी बात है आज के कार्य दिवस की, तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा की शुरुआत होनी है। बीजेपी की तरफ से जो है सीपी जोशी, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, वो शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। और इसमें जो समर्थन देंगे इसको, वो उदय प्रताप सिंह हैं, एमपी के सांसद हैं नर्मदापुरम होशंगाबाद से, वो उसको समर्थन देंगे, सेकंड करेंगे उसको। तो ये खास बात प्रीति इसमें ये भी है कि दोनों ही जो सांसद हैं, एक राजस्थान से संबंध रखते हैं, एक मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। 9 राज्यों के चुनाव होने इस वर्ष, तो पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये रहता है कि उस ध्यान उस राज्य की तरफ जरूर जाए। तो ये हमें इंगित कर रहा है इस दिशा में। और जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात है, 31 जनवरी को अभिभाषण हुआ था राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के अभिभाषण जो मूल मुद्दा था प्रीति, उसमें वो ये था कि अगले 25 वर्षों का रोड मैप सरकार ने सामने रखा। भारत जो है 2047 तक, जब आज़ादी के 100 वर्ष भारत के हो, तो वो विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जाए, और इस दिशा में हमारी इकोनॉमी जा रही है। सरकार का कहना था कि राष्ट्रपति के भाषण में ये जिक्र था, क्योंकि वो सरकार की तरफ से दिया जाता, तो उसमें ये जिक्र था कि 2014 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो 10वें रैंक पर थी, और आज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें रैंक पे है, और आगे की तरफ बढ़ रही है। तीसरे नंबर पर आने की उम्मीद भी है। तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहा था, और आज ये एजेंडे में शामिल है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लोकसभा के एजेंडे में एक खास रहेगा। फिलहाल पवन, हम आपके पास तमाम अपडेट के लिए आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र जी, जैसा हम अपने संवाददाता से भी बात कर रहे थे, 5वां दिन है, बजट पेश हो चुका, पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, कामकाज आगे बढ़ने के आसार हैं? देखिए, आशा तो है, पर मैं आशंकित भी हूं, क्योंकि देखा जाए तो बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को भी कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत ना हो पाती। लेकिन विपक्ष का रुख है, तो एक परंपरा है, बिल्कुल मान्य परंपरा है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पश्चात अगले दिन बजट होता है, परंतु उसके पश्चात जो है पहला जो एजेंडा होता है, राष्ट्रपति जी की गरिमा को ध्यान में रख करके भी, और जो परंपरा सुनाते भी कि उसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो, सभी लोग बोले। उसके अंदर अभिभाषण पर चर्चा करते समय भी आप अपनी बहुत सारी बातें रख सकते हैं। यानी देखा जाए तो अभिभाषण सबसे बड़ा कैनवास है जिस पर आप अपने ढंग से बोल सकते हैं, तो उसका उपयोग थोड़ा बहुत कर सकते थे उसके अंदर भी। परंतु इस परंपरा को, और सरकार का आग्रह यही है कि आप अभिभाषण पर चर्चा होने दीजिए, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाए, उसके पश्चात प्रत्येक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तो मैं आशान्वित तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा आशंकित भी हूँ। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि चर्चा शुरू हो, और सब जो दल हैं, सब जो माननीय सांसद हैं, अपने विषय को, अपनी रुचि के विषय को उसके अंदर वो रखें। बिल्कुल। सुनील कुमार मंडल जी, जैसा राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि आशा है, और हमारे संवाददाता भी कह रहे थे उम्मीद पर दुनिया कायम है, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? क्योंकि हमको नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है? हमारा सीनियर दादा हमको बोलते हैं, राजेंद्र जी को, वो हमारे साथ बहुत रिलेशनशिप भी है। आप दिल से बोलिए, ये आज जो हाल है इंडिया में, 5 नंबर में आया, 2 नंबर में आएगा, कोई बोलेगा 1 नंबर में भी आएगा, ऐसा बात छोड़िए। हाल क्या है आज? अदानी का जो सिस्टम, अदानी का जो आज हुआ है, आप देखिए विजय माल्या, ललित मोदी, क्या हाल हुआ आज तो कुछ किया सरकार, गवर्नमेंट। देश का हमारा रुपया है, आम आदमी का रुपया है, हर आदमी का रुपया है, वो लेके देश से भाग जाता है। अदानी का क्या हाल है? हमको मालूम है गवर्नमेंट का जितना रोड्स में है, रेल में है, जहां पर है अदानी का कॉन्ट्रैक्टर ही चलता है। उसमें हर चीज में कि देश में कोई कंडक्टर नहीं है। मंडल जी, जैसे राजेंद्र जी भी कह रहे हैं, नहीं आप एक मिनट, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति गवर्नमेंट का स्पीच, राष्ट्रपति, ये तो हमारा परंपरा है, सिस्टम है, सिस्टम है। राष्ट्रपति का अपना बात कुछ नहीं है, एक गवर्नमेंट का बात है। कैनवस बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन हर बात पे गवर्नमेंट का बात है, हर बात पे हाउस एडजर्न हो, क्या ये सही संकेत है? नहीं, संकेत पहले ये बताइए क्या है, अदानी का कैसे, ऐसा क्यों हुआ? सरकार कहती है नियमों के हिसाब से आप हर मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए। हाँ, हमको जो जवाब हम चाहते हैं
अगेंस्ट विपक्ष को जो जवाब चाहते हैं वो जवाब दो, शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आई एम एग्री। आई एम राष्ट्रपति का अभिभाषण का ऊपर, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो तो सरकार का है, सरकार जो बोलना चाहता है राष्ट्रपति वो बताया, उसी पर चर्चा तो हम देखते ही हैं ना। ठीक है, ये सुजीत तो जी। क्या होता है, ये नहीं, हमारा जो बात है, हम जो बात आज पार्लियामेंट में उठाना चाहता है उसको पहले सॉल्व करो। ठीक है, आधार का क्या हाल है उसको सॉल्व करो। और जो क्या है, आज इंडिया 5 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा, हाल क्या है देश में, किसी सक्सेस योजना कहाँ सक्सेस हुआ? सुजीत जी, उज्ज्वला कितना ठीक है, गैस का आपकी दाम बात, बढ़ा, आपका पॉइंट, ये आपको मालूम होना चाहिए ठीक ना। है, आपका पॉइंट आगे सुजीत जी से भी उस पर बात करते हैं। सुजीत जी, जिस तरह से मंडल जी कह रहे हैं कि पहले कुछ मुद्दे हैं उन पर बात हो, बाद में अभिभाषण हो, बाद में जो भी सदन का कामकाज है वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, जितना भी लिस्टेड कामकाज है वो बाद में होना चाहिए, कैसे चलेगा हाउस, ये नहीं, बताइए। मैं मंडल जी की बात से सहमत नहीं हूँ। तरीका बहुत गलत है, विपक्ष का जो तरीका है। देखिए क्या गतिरोध करके क्या मिलता है, उनके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे, उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, अब कोई भी विषय पे उस पर चर्चा कर सकते हैं। और ये उनके लिए बहुत ही एक अच्छा उनके लिए साधन था जिसमें वो सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते थे अगर उनको लगता था कि कुछ गलत हुआ है। वैसे देखिए अभी वित्त मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया, आपने आरबीआई का, सेबी का और बैंक्स का भी स्टेटमेंट्स आपने जिक्र किया। देश में एक कानूनी प्रक्रिया होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। अगर अदानी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अदानी ने गलत किया, सही किया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर लगता है विपक्ष को कि उन्होंने कुछ गलत किया है अदानी ग्रुप ने, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। और पार्लियामेंट में भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को छोड़ के, डिसअप करके, वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो मोशन ऑफ थैंक्स है, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं हो सकता गवर्नमेंट को ऑन द मैट में लाने के लिए। और इसमें कोई लिमिट भी नहीं होता है, हर चीज़ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा देखिए, अभी और भी बहुत अच्छे, और भी अच्छे मुझे, अब जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल है, कब से पेंडिंग है, मेरी पार्टी कब से बोल रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आनी चाहिए। बीजेपी सब में, मतलब हमको समझ में नहीं आता कि सारे पार्टीज इसमें सहमत हैं लेकिन कोई पार्टी इसको ला क्यों नहीं रहा। बीजेपी के पास बहुमत है लोकसभा में, तो ये लोग क्यों नहीं रहे। तो हमारी पार्टी अभी ये मोशन ऑफ थैंक्स में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके अभी बहुत जोर से इसकी डिमांड करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट इशू पे चर्चा होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट इशू एक बहुत अभी अहम इशू है देश के लिए। तो ये सब छोड़ के गतिरोध करना कहाँ तक ठीक है, मुझे लग रहा है विपक्ष को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, गलत तरीका अपना रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए अदानी का, मैं अभी फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अदानी ने गलत किया, सही किया अदानी ग्रुप ने, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने गलत किया, लेकिन उसका तरीका है कि वो जो प्लेटफॉर्म्स उनको अवेलेबल है, लीगल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, फ्लोर ऑफ द हाउस में डिस्कशन करके उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते, ना कि गतिरोध करते। ठीक है मंडल, हाँ। एक चीज़ है, अदानी का पहले देखो बात तो खत्म हो जाता। आज कितना बृहस्पतिवार शुक्रवार से आज तक नहीं हो, आज भी नहीं होगा ऐसा मालूम है। लेकिन नहीं, एक बात है, नहीं मंडल एक जी, दिन, बात ये एक है, दिन बृहस्पतिवार, एक दिन हमको विरोधी पक्ष को बात मौका ये देता है, तो, बात ये भी है कि मौका देता जैसा तो राजेंद्र जी ने भी कहा शुक्रवार भी कि हो क्या जाता। ये एक परंपरा से नहीं बन ऐसा- गई है, क्या ये एक परंपरा से नहीं बनती जा रही है कि हर नहीं, बार अरे, सत्र शुरू हो रहा नहीं, है आप जो और किसी देखो, न किसी मुद्दे पर गतिरोध हो रहा है। पार्लियामेंट में सरकार का, गवर्नमेंट का एक नंबर दोस्त है, एक नंबर दोस्त है विरोधी, विपक्ष का एक नंबर दोस्त है। क्यों? वो जो गलत करेगा वो गलत उसको आप लोग दिखा चर्चा देगा। में ये बात संसद के अंदर रख सकते हैं अगर नियमों के मुताबिक कामकाज हो। संजय जी क्या जवाब देंगे आप इस पर? हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है संसदीय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। पूरे बजट सत्र की शुरुआत एक संयुक्त बैठक के साथ होती है और जिस तरह से यहाँ कुछ मेहमान भी कह रहे हैं, राजेंद्र जी ने भी कहा, सुजीत जी ने भी कहा कि आप चाहें तो जो तमाम मुद्दे हैं वो इतना ब्रॉड कैनवस देता है कि आप उन मुद्दों को शामिल कर सकते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा के दौरान। लेकिन जिस तरह से सदन में बजट पेश होने के बाद 2 दिन कामकाज हुआ और आज भी जो आसार लग रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? प्रीति जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी मंडल जी और सुजीत जी की। सुजीत जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है इसमें आपको पूरा मौका होता है कोई भी विषय को उठाने का। जो राष्ट्रपति जी बोलते हैं वो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है और स्टेट में राज्यपाल जब बोलते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और इसमें कोई ये स्टैब्लिश्ड नॉर्म है, ये प्रैक्टिस है और उसमें कोई गलत चीज है भी नहीं, क्योंकि सरकार, राष्ट्रपति जी सरकार के मतलब वो
मुखिया होती हैं, एग्जीक्यूटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, स्टेट में गवर्नर है, तो क्या गवर्नर को वो बात नहीं कहनी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट लिख करके देता है उनको बोलने के लिए? राष्ट्रपति को वो चीज नहीं कहनी चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है, वही होता यही है। दूसरी बात ये है कि जो मंडल जी कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, पांचवी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। एक चीज और मंडल जी कह रहे हैं कि हमें पहले बोलने का मौका दिया जाता है, तो पूरा मौका तो यहाँ है ही, ऐसा नहीं कि मौका नहीं है, पूरा ही है। दूसरी चीज ये है कि आप पहले अपना वो कर रहे हैं कि हमारी ये जो डिमांड मानो और उसके बाद हम बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जेपीसी अदरवाइज मेरे जितना भी अनुभव है पार्लियामेंट को कवर करने का, बाकी चीजों को देखने का, राजनीति को, जेपीसी एक मुद्दा होता है जिसके रिपोर्ट में कुछ निकल करके ढंग का आता नहीं। आज तक आप सारे रिपोर्ट देख लीजिए, वो एक पॉलिटिकल बलून होता है जिसको आप जो तवे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी विषय पे। लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तमाम बातें चलेंगी, अंत में रिपोर्ट का क्या होता है। आप जिस मुद्दे पे जेपीसी की बात हुई, वो सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में गए। आप पीछे का अगर आप देख लीजिए तो चाहे वो आपका पेगासस पे इसी तरह से डिसरप्शन हुआ था, कहीं भी कोई वेबसाइट या कोई एक रिसर्च कंपनी अपने आप को जो क्लेम करती है वो कुछ कह देगी और उसके बाद हमारा संसद ठप हो जाता है। हमारे यहाँ की रेगुलेटरी मैकेनिज्म उस पर क्या सोचती है, या कोई और उस पर किसी तरह का विमर्श करता है, अपना रिसर्च करता है और क्या सही है क्या गलत है, या तो हम अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे विश्वास न करें, तो एक बात बनती है। वो ये भी विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा जी। आप देख लीजिए राफेल के मुद्दे पे क्या हुआ, कहाँ एक फ्रांस का किसी वेबसाइट ने कुछ कहा और उसके बाद तमाम कहानियां वो शुरू हो गई यहाँ पे। इसी तरह पेगासस में हुआ, इसी तरह भी हम होते हुए देख रहे हैं। एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का जवाब होता है, वित्त मंत्री जी काफी कुछ इस पे बोल गई हैं, अंत में प्रधानमंत्री को संसद में जितनी भी चीजें होती हैं उतनी चीजों को बोलने के लिए उसका जवाब देना होता है। ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। तो अगर मतलब विपक्ष के पास इतना अच्छा मुद्दा होता है ये कि जिसमें कोई भी विषय, वो बीबीसी के बारे में भी बात करना चाहते हैं, वो भी विषय बात कर सकते हैं, तो सारे चीज को लेकर के जनता के सामने वो चीज विपक्ष जब सशक्त रूप से बोलता है तो उजागर होता है, लोग उसकी बात को सुनते हैं। एक चीज और है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो डिसरप्शन लगातार करता है उसको जनता उस इलेक्शन में पनिश करती है। आप सारे रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 2014 का 19 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो या उसके पहले का चुनाव, और वही चीज स्टेट असेंबली में नहीं रिफ्लेक्ट करता, लेकिन स्टेट से जो लोग पार्लियामेंट में चुन करके आते हैं उस पार्टी का, वहां पे जब ठीक है संजय जी। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा का जो एजेंडा है, कार्यसूची में कौन कौन से काम है जो सूचीबद्ध हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव रखेंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन सांसद प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाने हैं। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय स्थायी समिति संबंधी से जुड़ा हुआ वक्तव्य देंगे। सदन में दिवंगत पूर्व सांसद अब्दुल समद सिद्दीकी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। मोहम्मद फातेह टीपू राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। मोहम्मद फातेह टीपू, बताइए फिलहाल राज्यसभा से जुड़ा क्या अपडेट मिल रहा है, जो आसार नजर आ रहे हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आज के कामकाज को लेकर वहां? देखिए प्रीति, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल 2.5 साल कोरोना के वक्त में संसद की जो तमाम गतिविधियां हैं, कार्रवाई है, वो बाधित थी। उसके बाद पिछला जो मानसून सत्र गुजरा है संसद का, बेहद सुचारू रूप से चला है, बेहद महत्वपूर्ण रहा है और तमाम जनहित से जुड़े जो विधेयक हैं, बिल हैं, वो पारित किए गए हैं। उसको लेकर के ये उम्मीद की जा रही थी कि जो मौजूदा बजट सत्र चल रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो 31 जनवरी को देश के नाम संबोधन रहा और 2 संयुक्त जो सदन को राष्ट्रपति ने संबोधित किया, उसको लेकर के लग रहा था कि बेहद ही महत्वपूर्ण दिशा में ये जो बजट का सत्र है वो जाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा आया जिसके तहत लगातार व्यवधान
रुझान पिछले हफ्ते भी देखने को मिला। ये दूसरा हफ्ता है बजट सत्र का प्रीति। फिलहाल सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, चाहे वो SBI में निवेशकों का पैसा हो या LIC में निवेशकों का पैसा हो, वो हर तरह से सुरक्षित है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रीति समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले इसी साल में 9 से 10 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। उसके अलावा 2024 में आम चुनाव में देश प्रवेश करेगा। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दे के रूप में लेना चाहती है। तो फिलहाल जो कार्यसूची में जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से, देखिए एक बड़ी बात ये भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे मेहमान संजय सिंह साहब ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में माननीय सदस्यों को खुद ये एक मौका मिलता है कि तमाम मुद्दे हैं, जो मसले मसाइल हैं, अगर कोई असहमति है तो वो उस पर खुलकर डिबेट कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चूँकि एक सरकार का वो आईना पेश करता है, आने वाले वक्त में जिस तरीके से वो एक एजेंडा होता है, एक तमाम उपलब्धियां होती हैं, तो वो बिल्कुल ये अधिकार होता है तमाम सांसदों को कि वो यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर वो डिबेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी व्यवधान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इसमें ये भी जोड़ना महत्वपूर्ण होगा प्रीति कि 2 स्थितियों में संविधान का आर्टिकल जो 87 है, वो 2 स्थितियों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की इजाज़त देता है। एक तो बजट की शुरुआत में, दूसरा आम चुनाव के बाद में जब पहली बैठक होती है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। माना जा रहा है कि आज कुछ कामकाज सदन में हो सकता है। फिलहाल प्रीति ये देखने की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद फातेह टीपू, आपके पास हम तमाम अपडेट के लिए आएंगे। सुजीत जी, राज्यसभा में भी एक तरह से कहें एक वो दौर था जब राज्यसभा को माना जाता था कि वो उस तरह के गतिरोध से दूर रहता है, लेकिन अब कमोबेश वही तस्वीरें हमें दिख रही हैं। और जैसा अभी मोहम्मद फातेह टीपू भी कह रहे हैं कि संविधान में व्यवस्था है राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, ऐसे में उसे राजनीति से दूर रखना कितना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति जी का जो भाषण है एक परंपरा है, एक कस्टमरी होता है, और वो उनकी भाषण ही शुरू होती है माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें शी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो उनकी भाषण तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए उनके भाषण पे। उनकी जो भाषण पे जो मोशन ऑफ थैंक्स है, इस पे राजनीति करना और इसको गतिरोध करना मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है। और दुख की बात है कि ये विपक्ष इसको एक राजनीतिकरण कर रही है। ठीक है, उनका मांग है कि उस पर बहस होनी चाहिए अदानी इशू पे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ये तो सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें तो आप किसी भी विषय पे बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा। फिर दूसरी बात है, जैसे देखिए 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये भी डिसेप्ट हो जा रहा है। कितने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं। आज देखिए आप 0 आवर देखिए, MSME इश्यूज़ पे बात है। आज क्वेश्चन आवर में MSME पे है, जल शक्ति पे है। 0 आवर में फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, H1B वीसा, जो हमारे जो इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, उनको 2 साल 3 साल का देरी वाला वीसा मिलने में, इस पे है। कितने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जो 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है। तो ये सब विषय को छोड़ के अगर हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है। और मैं तो यही उम्मीद रखूंगा, यही आग्रह रखूंगा विपक्ष दलों से। देखिए हम भी विपक्ष से हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हम सरकार की जो अच्छे काम है उसका सराहना भी करते हैं। देश हित में जो होता है, जनहित में तो जो होता है, उसका बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां हमें लगता है, देखिए महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हम खूब सरकार से नाखुश हैं, और इस पे हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस पे वुमेन रिजर्वेशन बिल पे मांग कर रहे हैं। लेकिन मतलब इश्यू बेस्ड हम लोग का ऑपोजिशन रहता है। ऐसा नहीं कि बस एक ऑपोजिशन पार्टी में है करके हम लोग कुछ भी अपोज करें, ऐसा ये गलत तरीका है। ठीक है राजन जी, क्या रणनीति रहेगी, अब कैसे चलेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सत्र चले। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव की बात ही, इस बार भी उन्होंने प्रार्थना की, मैंने अनुरोध किया। उन्होंने बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया कि ठीक है, तकरार भी होगी लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए, और ये ठीक ही बात है। कहा भी कि समय अमृत काल का है, G20 की अध्यक्षता है, बहुत महत्वपूर्ण ये वास्तव में। देखिए हम सब जानते हैं कि वर्ष की भी शुरुआत, फाइनेंशियल ईयर भी हो चाहे पहला सत्र साल का ये बजट सत्र ही होता है, हर प्रकार से बहुत ही विशेष महत्व का ये सत्र होता है। और सब बात जानते हैं, संवैधानिक प्रमुख हमारी राष्ट्रपति जी होते हैं या होती हैं, वो जो विषय रखते हैं वो किसी, ठीक है, सरकार का वो जो पूरा एक नीति पत्र प्रस्तुत करते हैं, परंतु इसके बाद भी वो सरकार से ऊपर हैं। और इसलिए विपक्ष के भी हो, आलोचना भी करेंगे सरकार की, परंतु राष्ट्रपति जी की आलोचना नहीं करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ही देते हैं। ये परंपरा है, इस परंपरा को पालन करना चाहिए। और देखिए हम तो, सरकार ने पूरी कोशिश की है, बराबर जो पीठासीन हमारे अधिकारी हैं, हमारे स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन राज्यसभा है, वो आग्रह कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठकों में विषय निकले हैं। अब सर्वदलीय बैठकों में जो अभी इससे पहले स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे स्पीकर महोदय ने इस बात का कई बार उल्लेख किया,
वहां सर्वसम्मति से सभी ने ये बात कही कि भी प्रश्नकाल को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण एक विधा है संसद की, जिसमें सरकार को घेरा भी जाता है, सरकार को जवाबदेह भी बनाया जाता है, और सरकार के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जवाब उनसे लिए जाते हैं। और वो देखा जाए तो विपक्ष के लिए तो खासतौर से प्रश्नकाल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी ध्यान होगा कि जब कोरोना के काल में जब पहला सेशन हुआ तो उसमें प्रश्नकाल नहीं था, तो बहुत पर आपत्तियां भी हुई, तो सरकार ने उसको संजीदगी से लिया, अगले बार से उसको प्रश्नकाल को शामिल किया। लेकिन मेरा मतलब यह है कि उस प्रश्नकाल को न चलने देना, सर्वसम्मति सब पीठासीन अधिकारियों के बीच में होने के पश्चात न चलने देना, ये अच्छी बात नहीं है, जो मैं समझता हूं। और सब बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनको आज बैठ करके फैसला करें कि ठीक है अब हम चर्चा शुरू करेंगे, और जो एक बार अभिभाषण पर धन्यवाद देने के पश्चात फिर जो भी विषय हमको उठाना वो उठाएंगे उनको। बिल्कुल। मंडल जी, बहुत लंबा समय आप लोग का अनुभव रहा है, और जाहिर तौर पर ये पीड़ा तो होती ही होगी जब कार्रवाई नहीं चल रही होती है, ये पीड़ा होगी जरूर। कैसे किया जाए? इश्यू बेस्ड, जैसे सुजीत जी ने कहा कि इश्यू बेस्ड चीजें उठाना सही है। जेपीसी को लेकर जो हिस्ट्री रही है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जेपीसी को लेकर जो हिस्ट्री रही है, संजय जी ने बताया, जनता में जो संदेश जाता है गतिरोध का, वो नकारात्मक ही जाता है विपक्ष के लिए। ऐसे में बताइए, रणनीति कुछ बदलने की जरूरत है? जनता का तो अभी डर है, गवर्नमेंट से जनता का डर है। सुजीत जी जो बोला सहमत है, मैं भी चाहता हूँ जो संसद चले, मैं भी चाहता हूँ चर्चा हो, सरकार को सहमत होने के लिए सरकार को भी एग्री होना चाहिए। एक बात क्या है, आप देखिए, आज से नहीं, बहुत दिन से हम देखा पार्लियामेंट में, तो मैं बहुत दिन से है। एक बात क्या है, अभी पहले बार चर्चा नहीं हुआ, क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। अरे गवर्नमेंट को, विपक्ष को थोड़ा मौका देना चाहिए। कितना टाइम लगता है? कैसे दिया जाए मौका, आप बताइए। नहीं, पहले जो हम चाहता था, जो हर विपक्ष को जो चाहते थे, सुजीत जी ठीक है, अच्छा सरकार का अच्छा काम के लिए सब पार्टी, टोटल पार्टी सहमत देते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। किंतु बाद में क्या है, विपक्ष को भी थोड़ा बात मानना पड़ेगा। ये तो क्या है, मोदी जी खुद बोला क्या विपक्ष को ज्यादा टाइम देंगे, कहाँ टाइम मिलता है? विपक्ष को ज्यादा मौका देंगे, कहाँ मौका मिलता है? हमारा तो 2-4 क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है? सरकार हम भी तो देखिए, हमारा मन में चाहता है, सरकार भी चर्चा में नाराज है। ये हम खुद देखा, सरकार भी नाराज है। सरकार ऐसा करके उसको मालूम है विपक्ष को ऐसा हल करेगा, विपक्ष को बात करने के लिए तैयार होगा, वो हंगामा करेगा, इसी हंगामा का सुजोग में हम चर्चा बंद कर देगा। ये तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा मौका है, हम मौका हम भी दे रहे हैं इसको। सुजीत जी जवाब ये तो क्या है, बताइए सुजीत जी। आज देश में क्या हाल हुआ है? हाँ, देश में देश का जो हमारा देखिए, लेकिन आपने कहा 2-4 हमारा सवाल है, आपके 2 सवाल के लिए जो इतनी लंबी फेहरिस्त प्रश्नकाल के सवालों की है, उसका क्या होगा सुजीत जी? हम तो पहले देखा, उसको आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, सरकार बोला कुछ हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति का बात से हम नाराज नहीं है, राष्ट्रपति का मैं मानता हूँ, हमारा देश का प्रधान है, सब कुछ ठीक है। अरे हमारा बात भी थोड़ा मानो, हमारा बात मान के सॉल्व करके काम शुरू कर दो। देखिए, लोकसभा की तो मुझे जानकारी कम है, लेकिन राज्यसभा में मैं कम से कम कह सकता हूँ, अभी धनखड़ जी चेयरमैन राज्यसभा हैं, ये सारे पार्टीज को और सब मेंबर को जितना समय चाहिए दे रहे हैं। ये अभी पिछले सेशन में भी देखने को मिला था, जितना भी समय डिस्कशन के लिए चाहिए दे रहे हैं, मतलब जितना भी हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तो समय नहीं मिल रहा है, ये कहना मेरे को लग रहा है राज्यसभा में तो कम से कम ये ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, जैसे राजेंद्र जी ने बताया, आप क्वेश्चन आवर जीरो आवर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ठीक है, समय तो क्वेश्चन आवर जीरो आवर में तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो लॉटरी होता है या फिर आपके एक प्रोसेस होता है उसको सिलेक्ट करने का। देखिए, हम लोग के जो डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, ये एक बहुत ही अहम हम लोग का एक जो ये है स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग डायल्यूट कर दे रहे हैं जब क्वेश्चन आवर नहीं हो रहा है। और विपक्ष के लिए तो सबसे बड़ा अस्त्र है, आप मंत्रियों को और एग्जीक्यूटिव को आप कैसे उनकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे जब आप क्वेश्चन आवर में ही हिस्से नहीं लेंगे, क्वेश्चन आवर को ही डिस्टर्ब करेंगे?
तो ठीक है, अब अगर बहस भी आपको डिस्टर्ब भी करना है या फिर कुछ शोर शराबा हंगामा करना ही है तो कम से कम 0 आवर क्वेश्चन आवर तो नहीं करना चाहिए। इस पर तो हर पार्टी का सहमत भी है, और जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि अभी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये सहमति बनी है। उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब सदन में आते हैं बहुत उम्मीद रहती है लोगों की, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हमारी राज्य के लोगों की बहुत उम्मीदें रहती है कि सांसद गए हैं, हमारे संसद गए हैं, हमारे राज्य के विषय पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय के, लोगों के विषय को उठाएंगे वहाँ पे। और हम लोग जो, मैं तो फर्स्ट टाइम MP हूँ, तो हम लोग के लिए यही सबसे बड़ा एक मौका होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करने के, स्टेट के बारे में बात करने के। वो भी चला जाता है तो बहुत दुख होता है हमको। बिल्कुल। संजय जी, जो बात अभी सुनील जी ने कही, सुजीत जी ने कही, राजेंद्र जी ने कही, दूसरे दौर में भी वो भी आपने सुनी, और सही बात है कि जो प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय है, तमाम सांसद बहुत तैयारी के साथ आते हैं कि आज उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, अपने मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा, प्रश्न पूछने का सीधे सीधे मौका मिलेगा। उसका इस तरह से वॉश आउट होना और बिल्कुल कार्रवाई ना चलना, ये कितना, मैं कहूंगी कि नकारात्मक संदेश है। और जिस तरह से चेयर लगातार कंसर्न उठा रहा है, जेन्युइन मोशन को लेकर, कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि हर बार हर दिन लंबी फेहरिस्त होती है जो इस नियम के तहत एक तरह से कहीं ना कहीं कामकाज को रोकने की कोशिश की जाती है। इस पर भी लगातार चिंता जताई जा रही है। लेकिन पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन की बात कही गई है, उसमें भी एक मंथन होता है कि काम होगा, ठीक है, जो तमाम पीठासीन अधिकारी हैं वो मिलकर ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो संसद है और जो विधानसभाएं हैं वो सुचारू रूप से काम करें। लेकिन हर बार इस तरह से शुरुआत, देखिए प्रीति, इसके दो पहलू। एक तो पहलू जो है प्रश्नकाल और जो शून्यकाल, ये मैं ये मानता हूं कि ये इंडिविजुअल सांसद के एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि प्रश्नकाल में सांसद जो है वो प्रश्न पूछते हैं और उनको हर तरह के प्रश्न, तीखे प्रश्न और उसकी सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार है। संसद वो प्रश्न के लिए सरकार के अंदर से कितनी तैयारी होती है, कोई भी व्यक्ति जो मतलब उन जगहों पे जाता है उसे ये समझ होती है कि कितनी तैयारी की जाती है। अब ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो सवाल पूछे गए हैं उससे मीडिया में और उसका रेफरेंस बहुत बाद तक आता है, और बड़े सारे सवाल होते हैं और बड़े कम लोगों को वो लॉटरी के माध्यम से वो मौका मिलता है। ये एक बहुत बड़ी पहली बात जिसको जो सांसद का एम्पावरमेंट है वो चला जाता है। पुण्य का ऐसा विषय है जो अगेन मैं कहता हूं कि सांसद का, जिसका जिक्र सुजीत जी कह रहे थे कि या मंडल जी भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, जब वो शून्यकाल में कोई विषय को उठाते हैं तो मैंने देखा है कि सांसद जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बड़े गर्व से वो बताते हैं कि हमने आपके लिए ये विषय उठाया। वो पूरे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि सरकार को उस पर नोट लेना होता है जो संसद में विषय उठाए जाते हैं और फिर उसकी जानकारी देना। तो ये एक एम्पावरमेंट का जो टूल है सांसद के पास, जो सामान्य वो है, क्योंकि देखिए ये फैसला जो होता है कि संसद काल को ठप करो, प्रश्नकाल ठप करो, तो शून्यकाल ठप करो या उसके ऊपर ठप करो, ये सांसद का निर्णय नहीं होता। ये उस पार्टी की जो लीडरशिप होगी, जैसे जानते हैं कि वो इस तरह के निर्णय कहाँ से होते हैं, इसमें सांसद, जो ऑर्डिनरी सांसद, जो सामान्य सांसद हैं, उनकी भूमिका मेरे ख्याल में, जितना मुझे समझ है, उसमें उनकी भूमिका नहीं होती, वो नेतृत्व की भूमिका होती है और सांसद फिर उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। लेकिन जब ये लंबा चलने लगता है, 1-2 दिन तक तो ठीक है, लेकिन जब ये लंबा चलने लगता है तो वो एक एंग्विश होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप अडानी पे आप ठप रहे हैं विषय पे, उसको अगर आप लिंक कर रहे हैं तो नीरव मोदी का इशू हो या विजय माल्या का इशू है, तो किसी को भी समझ में आता है कि ये दो अलग अलग तरह के विषय हैं। फिर ये राज्य जो है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां बिजनेस नहीं है? और एक क्या हम मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी जो इंडस्ट्री या बिजनेस है, अगर उसके प्रॉपर हम किसी भी तरह के रेगुलेटरी मैकेनिज्म या बाकी चीज के गए बगैर हम उसके अगेंस्ट हैं क्या, तो ये भी कई तरह की इससे भाव निकल करके आते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये बहुत अहम बात है कि प्रश्नकाल और संसद काल चले। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक जो पब्लिक परसेप्शन में चीज जाती है वो है कि एक नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, बीजेपी उसमें स्टैंड आउट करती है, कभी कभी एनसीपी स्टैंड आउट करती है, और कुछ अन्य दल, जैसे मान लीजिए कि आप ये वाईएसआर पार्टी, वो भी अपने आप को अलग तरह से डिस्टिंग्विश करती है। तो लोग उस चीज को देखते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ पे किस तरह से एक्ट और रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि थोड़ी चीज उसके लिए संसद का एक ये इंप्रेशन लोगों के बीच में ना जाए,
कि संसद कामकाज के लिए होता ही नहीं, जबकि बहुत अच्छे सांसद हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं। कुछ डिबेट इतने इन्फॉर्म्ड होते हैं, चर्चा नहीं होती, लेकिन आप सुनिए तो आपको कि हमारे बिल्कुल। सांसदों का लेवल क्या है, कितनी वो तैयारी करते हैं, बहुत कितनी सुने जाते जानकारी हैं, उसे, बहुत कितना सुने अहम जाते हैं इस तरह की चर्चा। और इसी डिस्ट्रप्शन से कहीं ना कहीं बचाने के लिए हमने देखा राज्यसभा में कोशिश हुई, पूरी प्रक्रिया बदली गई, शून्यकाल और प्रश्नकाल के समय को इंटरचेंज किया गया। लेकिन फिर भी जब इस तरह की तस्वीरें गतिरोध को लेकर आती हैं तो जाहिर तौर पर उससे दुख होता है। प्रश्नकाल की जब हम बात कर रहे हैं तो राजेंद्र अग्रवाल जी का आज प्रश्न है और वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रश्नकाल के दौरान आप पर्यटन मंत्रालय से इको टूरिज्म सर्किट के विकास से जुड़ा सवाल पूछेंगे। राजेंद्र जी, क्या है ये सवाल, क्या जानना चाहते हैं? बस इको टूरिज्म का क्या विस्तार है, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि आजकल इस प्रकार की जो विधाएं, जो आयाम हैं, वो विस्तार पा रहे हैं और ये कुल मिलाकर के टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से पर्यावरण का ध्यान में रख करके उसमें पर्यावरण के संबंध में विषय भी संदेश जाता है और सरकार की योजनाओं की जहाँ जानकारी मिलती है वहीं सरकार को एक प्रकार से उस कार्य को और अधिक बढ़ाने की प्रेरणा भी मिलती है। दोनों प्रकार की बातें होती हैं। क्वेश्चन आवर केवल वन वे नहीं होता है, क्वेश्चन आवर टू वे होता है। तो मेरा वही सवाल है, हालांकि 9वें नंबर पर है, आएगा कि नहीं आएगा और प्रश्नकाल चलेगा कि नहीं चलेगा। और बड़ी मुश्किल से मैं जानता हूँ माननीय सांसद कितनी प्रतीक्षा करते हैं कि क्वेश्चन आवर के पहले 5-6 प्रश्नों में उनका नंबर आ जाए या 10 तक नंबर आ जाए। तो बड़ा वास्तव में मैं यदि हाउस नहीं चला तो थोड़ी निराशा होगी। बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो प्रश्न हो वो शामिल किया जाए। मंडल जी, कुछ बताइए, आप वही बात फिर से दोहराना चाहेंगे या कुछ बदलाव हुआ है आपके मन में? देखिए, आज राजनीति को जो दुख होता है, मेरा भी ऐसे ही दुख होता है। ये क्वेश्चन मेरा बोलने का बात, टूरिज्म द वाइटल सब्जेक्ट। अभी इंडिया में टूरिज्म का इतना अच्छा प्लेस है, वो गवर्नमेंट थोड़ा नज़र दे तो बहुत अच्छा है। ये राजनीति के भी है, मेरा भी बहुत ऐसा कोई है जो इंडिया में माने टोटली आपको मालूम है, महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्म स्थान है नवद्वीप, मेरा पार्लियामेंट का साइड में है। काटवा द फेमस सिटी, इधर बहुत रामायण महाभारत जो ये कि वो उसका घर है वहाँ पर। इसलिए तमाम सर्किट भी बनाए गए हैं। टू कालना 100 शिव मंदिर है, बहुत वाइटल चीज़ है ये। हम मिनिस्टर को भी लिखा, मिनिस्टर के साथ बात भी हुआ, काटवा टू कालना से हमारा बहुत टूरिज्म बन सकता है, हमको थोड़ा मदद करे। राजेंद्र जी का भी ऐसा है, सुजीत जी को भी ऐसा होता है, हर मेंबर्स का है। ये देखिए, ये चर्चा हो, मैं भी चाहता हूँ चर्चा हो। तो एक बात है, गवर्नमेंट का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए विपक्षों को चर्चा शुरू करने के लिए। थोड़ा विपक्षों को देखिए, विपक्षों का प्लेटफॉर्म कहाँ है? मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है ना। लेकिन आपको बोलने से कोई रोक इसमें ना, हमको दुख होता है। सुजीत जी का बात हम मानते हैं, मेरा भी दुख होता है, बहुत दुख होता है। राजेंद्र जी का हमेशा हम बोलता है ये क्वेश्चन आवर 0 आवर 377 हमको बड़ा मौका मिलना चाहिए। दुख होता है, दुख के साथ अब मैं बताता हूं मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ है ये रुकने का लिए, बोलने का लिए हमको प्लेटफॉर्म चाहिए। ये तो रुकना पड़ेगा, बहुत दुख से रुकना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए गवर्नमेंट का थोड़ा नजरदारी होना चाहिए। आप ही लोग गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विपक्ष को बात बोलते हैं, अरे विपक्ष को तो देखिए, मैं गवर्नमेंट में मेरा विपक्ष नहीं है। गवर्नमेंट का थोड़ा चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए मेरा सब मिलके एक साथ काम करे। ये तो है मेरा भी डिमांड है, मेरा पार्टी का भी डिमांड है। जो सरकार का अच्छा कुछ है वो माने, और हमारा भी अच्छा कुछ है वो गवर्नमेंट माने। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सुजीत जी। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का साथ आप लोग को जाना भी है प्रोसीडिंग में। जैसे संजय सिंह जी ने बताया, अकेले में आप बात करेंगे सांसदों से तो सबका यही राय रहता है। जैसे सुनील जी भी बोल रहे हैं कि दुख होता है, सबका ये राय रहता है कि नहीं, हम लोग 0 आवर में पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करेंगे, सप्लीमेंट्री पूछेंगे, लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर के चलते ये हो नहीं पा रहा है। तो मैं तो यही आग्रह रखूँगा सारी पार्टियों से,
कि देखिए चर्चा में भाग लीजिए, सरकार की जो गलतियां हैं, सरकार की जो कमियां हैं उसको जरूर सामने लाइए, संसद के सामने, देश के सामने लाइए, लेकिन चर्चा के जरिए, गतिरोध के जरिए नहीं। और मैं राजेंद्र जी का एक विशेष अभिनंदन करूंगा, कितने सुंदर विषय उन्होंने उठाया, इको टूरिज्म। देखिए इको टूरिज्म के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, दूसरा जो टूरिज्म का बढ़ावा होता है, जो देश में इतने अच्छे अच्छे जगह जैसे सुनील जी ने बताया वो लोग जान पाते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज भी आती है उससे। ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन है। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहती है, जो आम टूरिज्म में नहीं रहती है। इको टूरिज्म में कम्युनिटी, जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो वो अंचल के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं वो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट में, और उनका इकोनॉमी बढ़ता है, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इको टूरिज्म का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और इको टूरिज्म हर जगह पे बढ़ावा देना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। राजन जी कुछ कहेंगे? बस हाउस चले, मेरी तो यही हमारे भी मेरी शुभेच्छा यही है जी। और मेरा नेतृत्व से ये, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि व्यक्तिगत स्तर पर सांसद इस बात का फैसला नहीं करते हैं, नेतृत्व ही करता है। मेरा तो नेतृत्व से यह अनुरोध रहेगा कि बैठिए, आप सबके बड़े अनुभव हैं, आप सबने बड़े देश को दिशा दी है, संसदीय परंपरा को समृद्ध किया है, बैठिए, हाउस चलाइए, और सारे सबके विचार वहां पर आए, अच्छा विमर्श हो, और जो आपको सरकार के खिलाफ करना है वह है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, वो लोग निर्वाह करें। मैं तो यही चाहता हूं। ऐसा ही माहौल जो हमें यहाँ स्टूडियो में जो माहौल देखने को मिल रहा है वो संसद के अंदर भी देखने को मिले। जी मंडल जी, चेयर में बैठते हैं, स्पीकर का चेयर में बैठते हैं। हमारा भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसी तरह बातचीत से रास्ता निकले, यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही पार्टिसिपेशन हो, अलग अलग जो राय हैं, जो मत हैं, वो संसद के अंदर चर्चा के दौरान आए, यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। राजेंद्र जी आपका, सुजीत जी आपका, मंडल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। और इस समय आइए हम सीधा पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। पवन, बस कुछ ही मिनट का समय बचा है, करीब करीब 15 मिनट का समय है कार्रवाई शुरू होने से पहले। बताइए, कुछ और अपडेट मिल रहा है क्या? प्रीति, जैसा आपने कहा कि जो क्वेश्चन आवर है, चाहे जीरो आवर है, वो वॉश आउट हो रहा है, पर वॉश आउट कितने बड़े मुद्दे रहने वाले हैं उसमें आज, अगर कार्रवाई चलती है सुचारू रूप से, तो वो आपको बताना चाहूँगा। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 6 प्रश्न हैं, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 5 प्रश्न हैं, कल्चर मिनिस्ट्री से 3 प्रश्न हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से भी 3 प्रश्न हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीति, वो बताना चाहूँगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न है प्रीतम मुंडे का, बीड से सांसद है महाराष्ट्र से। वो प्लास्टिक की स्थिति कैसी है, क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे प्रदूषण की स्थिति क्या है, उससे लेकर महत्वपूर्ण लोगों से जीवन से संबंधित सवाल है, ये पूछा जाना। मिड डे मील को लेकर बड़ा सवाल है, AM आरिफ का, CPIM के अलपूजा केरला से सांसद हैं, वो पूछेंगे मिड डे मील, क्योंकि LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं, तो बहुत सारे स्कूलों में जो है वो मिड डे मील नहीं मिल रहा है, उसको लेकर सवाल है AM आरिफ का। फिर जैसा अभी राजेंद्र अग्रवाल जी ने बताया, डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म सर्किट का सवाल है उनका, कि एक स्वदेश दर्शन योजना है, स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप की जा रही है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसके साथ ही PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को लेकर डॉक्टर अमोल कोले जो है महाराष्ट्र से सांसद हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस अंडर प्रसाद योजना, प्रसार योजना के तहत जो है कौन कौन से पर्यटन स्थलों या धार्मिक स्थलों कौन से विकसित किए जा रहे हैं, ये नायब सिंह है, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं BJP के, उनका सवाल है। उनका पूछना है कि माता मनसा देवी मंदिर जो है नड़ा साहिब है, और एक आदि बद्री स्थान है हरियाणा में, इनको लेकर प्रसाद योजना के तहत कब काम पूरा हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। वैसे ही प्रसाद योजना से रिलेटेड संबंधित कर्नाटक के संबंध में एक सवाल है कि वहाँ पे टूरिज्म को लेकर कौन कौन से प्रसाद योजना के तहत पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। तो बड़ा सीधा रोजगार से जुड़ते हैं सारे प्रश्न प्रीति ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो क्वेश्चन आवर में या शून्यकाल में जो प्रश्न उठाए जाते हैं, जनता के सवाल होते हैं, अगर वो नहीं सामने आते हैं तो सांसद जो है वो तो बुरा मानते हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगता, पर जनता जिसके लिए सारा ये लोकतंत्र है उनको भी अच्छा नहीं लगता। और जहां तक राज्यसभा की बात है प्रीति, राज्यसभा में क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें जल जीवन मिशन को लेकर आज सवाल रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सवाल पूछेंगे, उसमें रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं विपक्ष की तरफ से वो सवाल है, पेट्रोलियम उत्पादों की जो कीमतें बढ़ रही है वो सवाल हैं। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, जनता से सीधे जुड़ते हुए सवाल हैं। तो ये दोनों ही सदनों में जहां तक प्रश्नकाल की बात है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए संसद भवन परिसर से। प्रश्नकाल पर आइए विस्तार से नजर डालते हैं और पहले लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा में जैसा हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे, आज कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास,
शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु और वित्त मंत्रालय सहित तमाम अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े प्रश्न आज पूछे जाने हैं। सांसद बी मणिक्कम टैगोर श्रम और रोजगार मंत्रालय से ईपीएफओ में पेंशन भोगियों को अवसर देने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद एन रेड्डप्पा शिक्षा मंत्रालय से जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा सवाल करेंगे। बालाशौरी वल्लभ नेनी वित्त मंत्रालय से आंध्र प्रदेश को जीएसटी की क्षतिपूर्ति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्री कृष्णा देवरायालू लावू पर्यटन मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में सीआईएचएम की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद शंकर लालवानी संस्कृति मंत्रालय से प्राचीन संग्रहालयों का डिजिटलीकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद एडवोकेट एएमआरएफ शिक्षा मंत्रालय से मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद राजमोहन उन्नीथन शिक्षा मंत्रालय से इग्नू नई दिल्ली और क्षेत्रीय केंद्र का राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण न होने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर्यटन मंत्रालय से इको टूरिज्म सर्किट का विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले शिक्षा मंत्रालय से पीएम पोषण की प्रगति से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद गीता कोडा शिक्षा मंत्रालय से जनजातीय विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद के सुधाकरण पर्यटन मंत्रालय से सबरीमाला के विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शमशान घाटों के लिए दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद नायब सिंह सैनी पर्यटन मंत्रालय से प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्रालय से स्वायत्त संस्थानों और संगठनों के अराजपत्रित अधिकारियों को बोनस से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद महुआ मोइत्रा वित्त मंत्रालय से आयकर अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद लॉकेट चैटर्जी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से धूल को कम किए जाने से संबंधित उपाय से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद घनश्याम सिंह लोधी संस्कृति मंत्रालय से उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के परीक्षण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार संस्कृति मंत्रालय से स्मारकों को राशन करने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद सुमलता अम्बरीश पर्यटन मंत्रालय से प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन स्थलों की पहचान से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज नागर विमानन, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जल शक्ति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खान, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद राघव चड्ढा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से बंद पड़े एमएसएमई के सर्वेक्षण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सीएम रमेश खान मंत्रालय से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को आवंटित खानों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद वी विजय साई रेड्डी जल शक्ति मंत्रालय से पोलावरम में जल विद्युत परियोजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सरोज पांडे जल शक्ति मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल प्राप्त करने वाले घरों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद कांता करदम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवासन योजना शहरी के तहत आवास निर्माण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश के लिए PMYU के तहत धनराशि जारी किए जाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रमोद तिवारी नागर विमानन मंत्रालय से विमानन उद्योग को हुई निबल-हानि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद नरेश बंसल जल शक्ति मंत्रालय से उत्तराखंड में जल जीवन मिशन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे नागर विमानन मंत्रालय से कोहरे के कारण उड़ानें बाधित होने के संबंध में डीजीसीए द्वारा किए गए उपायों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद एम षणमुगम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद बलबीर सिंह जल शक्ति मंत्रालय से पंजाब के घरों में जल की आपूर्ति से जुड़ा सवाल पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।